हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और अपने लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को देखा था और फिर किस तरह से चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया गया था और मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब आज उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं और अभी हम पढ़ेंगे आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी आखिरकार हुई कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो, ये जो सेटअप यहाँ पे मैंने आपको फिगर में बना के दे रखा है, ये आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का प्रोसेस था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो परफोरेटेड एनोड थी, ये जो परफोरेटेड एनोड थी, इसका यूज़ किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि अभी तक एक एटम के अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैथोड रे के थ्रू एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो डिस्कवर कर लिया गया, इसकी डिस्कवरी हो गई। तो लोगों को ये लगता था कि एटम क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो अगर वो न्यूट्रल है, तो अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पीसीज एग्जिस्ट करती है तो श्योर शॉर्ट बात होगी कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी एग्जिस्ट करती होगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए लोगों ने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया और अब प्रोटॉन की फिर डिस्कवरी हुई। तो देखो, अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाया गया, बहुत ही छोटा सा दिमाग लगाया गया और देखो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या क्या सेटअप किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। देखो, यहाँ पे परफोरेटेड एनोड यूज़ किया। तो लोगों ने कहा, जब हमने परफोरेटेड एनोड यूज़ किया तब हमको पता चला कि कोई चीज़ कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, यही तो हुआ था। तो लोगों ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अब हम परफोरेटेड कैथोड यूज़ कर लें। अगर हम परफोरेटेड कैथोड यूज़ कर लेंगे, यानी एक ऐसी कैथोड जिसमें इस तरह से छोटे छोटे छेद होंगे और इसके पीछे हम क्या करें, यहाँ पे कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दें, तो अगर कोई चीज़ एनोड से निकलती होगी और इधर जाती होगी तो इस पर स्ट्राइक करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही है। तो इन्होंने अब बस कुछ किया नहीं, जो परफोरेटेड एनोड था उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया परफोरेटेड कैथोड से, और सरप्राइजिंगली आपकी वहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी में ये चीज़ हेल्पफुल हुई। अब देखो इन्होंने किया क्या, आपको एक ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया, बैकग्राउंड। अब मैं इसको हटाता हूँ और एक्चुअल चीज़ आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने एक सेटअप बनाया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए, मान लीजिए आप ये रख लीजिए एनोड। ठीक है, ये मैं हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये चीज़ है मेरे पास में कैथोड। ठीक है, तो इधर मैं रख ले रहा हूँ ये चीज़ एनोड और ये है मेरे पास कैथोड इस तरफ। ठीक है, और इसमें मैं इस तरह से परफोरेशन कर दे रहा हूँ और मैं इधर इसके साइड में ही इस तरह से फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो आप जान रहे हो अभी तक हम जिंक सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ इस पर स्ट्राइक करेगी वो क्या करेगी, सेंटिलेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी चमक प्रोड्यूस करेगी। तो जब इस तरह का एक सेटअप रखा गया तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो एनोड है इससे कुछ चीज़ें निकलते हुए इस जिंक सल्फाइड पे जाके स्ट्राइक करी हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड पे जब सेंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ तो ये पता चल गया कि ये चीज़ें एनोड से निकल रही होंगी। तो एनोड से निकल के इस तरह से जा रही थी। तो अब क्योंकि एनोड क्या है आपका, जो भी चीज़ एनोड है वो है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी तो ये माना गया कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। और इसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा, आपका एनोड रेस कहा। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये बेसिकली एनोड रेस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही थी। तो ये चीज़ इस तरह से डिस्कवरी परफोरेट कैथोड करके एनोड की डिस्कवरी देखने को मिली। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि ये एनोड रेस बेसिकली आ कहाँ से रही थी। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए ये आपके जो ट्यूब है उसके अंदर का सेटअप है। ठीक है, इस तरफ मैंने रख दिया मान लीजिए एनोड, ठीक, इस तरफ मैंने रख दिया आपका कैथोड। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ओरिजिनली ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। आपको पता है कि एक एटम होता है, उसका ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो भी एटम आपने लिया है कुछ इसी तरह का तो उसका सेटअप होता है। कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज टर्मिनल। एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल।
तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो एटम का न्यूक्लियस है वो किसके तरफ मूव कर रहा है, ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो पूरा इस तरह का सेटअप अंदर एक आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो तो यूनिवर्सल है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, तो वो चाहे आप ऑक्सीजन का ले लो, अल्मुनियम का ले लो, कैल्शियम का ले लो, इन सभी के अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो सबके एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन वही मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, कोई ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, कोई सल्फर का न्यूक्लियस है, तो इन सब के अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस क्या होंगे, इन सभी के न्यूक्लियस होंगे आपके डिफरेंट होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात ये है कि आप देखो यहाँ पे जो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है वो क्या मूव कर रहा है, न्यूक्लियस मूव कर रहा है ना। तो अलग अलग गैसेस के लिए ये पाया गया कि जो एनोड रेस का जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जा रहा है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि एट लास्ट में कैथोड की तरफ मूव कौन सा चीज़ कर रहा है, न्यूक्लियस मूव कर रहा है, और न्यूक्लियस तो अलग अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सबका कंपोजिशन अलग है। लेकिन आपकी जो चीज़ें एनोड की तरफ मूव कर रही थी उसमें ये दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो वो तो सबके लिए सेम है। तो ये एक बेसिक सा यहाँ पे डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन जनरल मैं चीज़ों को यहाँ पे एक बार जल्दी से फिर से समराइज़ कर देता हूँ, जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो एक बार देखेगा तो आ जाएगा। यहाँ पे सेटअप किया क्या गया, सिंपली ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये था एनोड, यहाँ पे ले लिया गया परफोरेटेड इस तरह से कैथोड, इस तरफ लगा दिया गया फ्लोरेसेंट मटेरियल। इस बार जब सारी कंडीशन सेम रखी गई तो इसमें क्या हुआ, फ्लोरेसेंट मटेरियल में इस तरह से सिंटिलेशन यानी चमक सी प्रोड्यूस हुई, जिससे ये माना गया कि एनोड से कोई पार्टिकल निकल के इस तरफ मूव कर रहा होगा। क्योंकि ये कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज टर्मिनल था, तो ये माना गया कि ये जो रेज निकल रही होंगी ये पॉजिटिवली चार्ज रेज निकल रही होंगी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और इसमें ऑब्जर्व की गई कि ये जो रेज निकल रही हैं वो क्या है, अलग अलग गैसेस के लिए ये जो रेज निकल रही हैं वो क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन शो कर रही हैं। जैसे अगर आपने ऑक्सीजन गैस ली इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो उसका कंपोजिशन अलग, कोई और गैस ली तो उसका कंपोजिशन अलग। लेकिन यही जब आप कैथोड रेस की बात कर रहे थे, कैथोड रेस की, तो उसमें सबका कंपोजिशन क्या आ रहा था, सेम आ जा रहा था। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि ये न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रेज में ये इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके वजह से सबके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो चीज़ें सबके लिए सेम। और एनोड रेज में आपका बेसिकली न्यूक्लियर वाला पोर्शन मूव कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस सबका अलग अलग होता है, इस वजह से कंपोजिशन भी अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें अभी तक हमने पढ़ी। अब होप करते हैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एकदम बात सही है, ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका मैंने आपको रीज़न समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर पोर्शन है वो चीज़ मूव कर रही है। देखो दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ठीक है, कोई भी जब उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो न्यूक्लियस मूव करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन ही होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो एग्जाम में भी काफ़ी पूछी जाती है कि द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एंड कम्स आउट मिनिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, और ये थर्ड वाले पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बार ऑक्सीजन ले लीजिए, एक बार आप फ्लोरीन ले लीजिए, और एक बार आप मान लीजिए नियॉन ले लीजिए, तो इसमें ऑक्सीजन में अगर आप ऑक्सीजन का न्यूक्लियस देखेंगे तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस देखेंगे तो 9 प्रोटॉन्स है, नियॉन का न्यूक्लियस देखेंगे तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है। तो अगर आपसे मैं कहूँ, क्योंकि आपको पता है एनोड रेज में न्यूक्लियर वाला पोर्शन मूव कर रहा है, तो चार्ज बाई मास का रेशियो निकालेंगे अगर आप, तो
इसके न्यूक्लियस पे, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आएगा, +8 चार्ज। मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, अभी हमें पता है, तो इसके लिए आंसर क्या आया, 1/2। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए बोलिए, फ्लोरीन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, +9 चार्ज। मास कितना होता है फ्लोरीन का, 19। तो इसके लिए आंसर कुछ और आएगा, 1/2 से तो डिफरेंट आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एंड कम्स आउट मिनिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो क्या निकालना है, चार्ज बाई मास का रेशियो निकालना है। आपका सबसे मिनिमम मास किस गैस का होता है, हाइड्रोजन का, इसीलिए सबसे मिनिमम मास किसके लिए आएगा, आपका हाइड्रोजन गैस के लिए आ जाएगा। और यही जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका ये न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगा, वो केवल और केवल एक प्रोटॉन ही बचेगा इसके न्यूक्लियस में। इसी को हम कहते हैं प्रोटॉन की डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से तो केवल एक चीज़ बचेगी जो होगा प्रोटॉन। तो उसी की डेफिनेशन ये दी है, फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल से यही बात है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम कैसा है, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। तो जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे यानी माइनस इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो केवल और केवल ये न्यूक्लियस बचेगा, इसके अंदर केवल एक ही प्रोटॉन है। तो यही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी प्रोटॉन की। तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, होप करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये सारा था यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से होती है। देखो अभी तक क्या हुआ, अब तक का सिनारियो क्या था आपका, एक लोगों ने यहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि था आपका इलेक्ट्रॉन। एक लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर लिया जो हुआ प्रोटॉन। तो लोगों को लगा कि डिस्कवरी ऑफ एटम अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लोगों ने क्या किया, मास कैलकुलेट करने की कोशिश की, एटम्स का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए लोगों ने ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ओनली। तो जब भी ये मास कैलकुलेट कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि नियरली जो मास है वो काफ़ी, उसकी वैल्यू में क्या आ जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा था। यानी जब भी लोग मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, तो मास ऑफ द एटम कभी कंप्लीट आ ही नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मास आज आपको पता है 16 होता है, तो कभी 16 आ ही नहीं पा रहा था। तो लोगों को लगा कि अभी भी कोई ना कोई एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो अभी भी मिसिंग है और वो हमारी पकड़ में इसलिए नहीं आया है क्योंकि एटम वो कैसा पार्टिकल होगा, न्यूट्रल होगा। क्योंकि अगर उसके ऊपर चार्ज होता तो आइदर कैथोड की तरफ चला जाता या एनोड की तरफ चला जाता। क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल नेचर का है, तभी वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इसी न्यूट्रल पार्टिकल को ही लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, और उसकी डिस्कवरी में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और चार्ज नहीं था इसी वजह से वो पकड़ में भी नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया जिससे थोड़ा सा आपको स्टोरी फॉर्मेट में समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोग का भी अगर कोई वैल्यूएबल फीडबैक हुआ करे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो, जिससे इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चलो देखो अब होता क्या है, जेम्स चैडविक होते हैं, वो 1932 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जिसमें वो कुछ लाइट एलिमेंट्स लेते हैं जैसे बेरिलियम और बोरॉन, और उसको अल्फ़ा पार्टिकल के साथ में हिट करवाते हैं। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको अल्फ़ा पार्टिकल पहले क्या होता है। देखो अल्फ़ा पार्टिकल समझने के लिए आपको हीलियम को देखना पड़ेगा। हीलियम क्या होता है, हीलियम उसका ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और हीलियम के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल का कोई मतलब ये होता है कि जब आप हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो और केवल जब न्यूक्लियस बचे तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका अल्फ़ा पार्टिकल। तो देखो यानी हीलियम का एटम क्या होता है, हीलियम का
देखो हीलियम लिखा मैंने, उसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो बस हमें इससे कुछ नहीं करना है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। तो जो हीलियम 2 पॉजिटिव आयन बना वही क्या हो जाएगा, आपका अल्फ़ा पार्टिकल हो जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली कुछ नहीं है, डबली चार्ज हीलियम आयन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब भी आए बात में तो ये समझ जाना कि हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, वो जो चीज़ बची वही क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ये काम की बात नहीं है। देखो इन्होंने बस कुछ नहीं किया, इन्होंने लाइट एटम्स लिए बेरिलियम जैसे, जैसे इन्होंने बेरिलियम का एटम लिया, इसको इन्होंने स्ट्राइक करा दिया हीलियम एटम के साथ में, और जैसे ही इन्होंने हीलियम एटम के साथ में किया तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन एटम के अंदर, और इसके अंदर से एक नए तरह का पार्टिकल निकला जो था आपका न्यूट्रॉन था। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, देखो इस तरह की रेडियो एक्टिव रिएक्शन को, हीलियम जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, हीलियम जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 4 और 2, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे कार्बन के लिए 6। अच्छा आपको पता है न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है, 1। तो देखो जितना डिनोमिनेटर में चीज़ें आ रही हैं, जैसे इधर 4 + 2, तो इधर भी चीज़ें उतनी ही आनी चाहिए। तो इधर 4 + 2 6, तो इधर 6 आ गया, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया दूसरे तरफ। ठीक है, तो ऊपर देखो 9 + 4 13 हुआ, एक आप पहले यूज़ कर चुके हो, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, 12 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस तरह की जो भी आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं उसको हम डील करते हैं। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बेरिलियम था जिसको हमने लिखा 4 और 9, इस पे इन्होंने बॉम्बार्ड कराया हीलियम एटम को। जैसे ही ये बॉम्बार्ड कराते हैं तो इसके अंदर से कार्बन एटम निकलता है और एक आपका न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है 0 n 1 के फॉर्मेट में। और ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है इसकी खास बात क्या है कि ये आपका न्यूट्रल नेचर का है और इसका मास क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन है। ठीक है, वो अभी हम नीचे टेबल में भी देखेंगे। तो इस तरह से जाके ओवरऑल हर फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी से मैंने ये स्लाइड कट किया है, ये आप देख सकते हो और इसको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको तुरंत ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फाइनली यहाँ पे ये आपकी टेबल दे रखी है जिसमें बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड, देखो इसमें सारा चीज़ बता रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, मास क्या है, प्रोटॉन है, चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, मास क्या है, न्यूट्रॉन है, चार्ज 0 है, रिलेटिव चार्ज 0 है, मास ये है। अच्छा देखो प्रोटॉन का मास देखो तो लिखा हुआ है 1.672, ये प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रॉन का देखो 1.674, ये क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन। तो आप देख लो जो न्यूट्रॉन का मास है वो क्या स्लाइटली ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल आप पूरा देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जिसमें किया क्या गया, लाइट एटम्स के ऊपर हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई जिससे आपका प्रोड्यूस हो गया एक न्यूट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है लेकिन जो मास है उसका स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो। अब अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।